ख़वातीन और हज़रात, जिस दिन से ये वबा हमारे इर्द गिर्द फैली है, एक बात रोज़ाना आपको कही जाती है कि अपने हाथ बार बार धोएं। इससे आप खुद भी बचेंगे इस वबा से और इसके अलावा अपने इर्द गिर्द ये वबा फैलाएंगे भी नहीं। मैं आपके सामने इस वक्त इसलिए खड़ा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि हमारे लिए जब हम हाथ बार बार धोते हैं तो हाथ बहुत खुश्क हो जाते हैं। जब हाथ बहुत खुश्क हो जाएं तो उसके लिए क्या किया जाए? लोग तंग आ जाते हैं। उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ इस्तेमाल करने के लिए है वो डेटॉल का हैंड वॉश है। इसके अज्जा में ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि जरासीम कुछ तो हैं मगर साथ साथ आपकी जिल्द के लिए मॉइस्चराइज़र का काम करती हैं। और जब आप डेटॉल से हाथ धोते हैं तो आपको कतअन ये फिक्र नहीं होना चाहिए कि किसी किस्म के भी जरासीम आपको तंग करेंगे या आप ये समझें कि कोई और चीज़ जब वायरस आपको इफेक्ट करेगी, और साथ हाथ भी आपके बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, डेटॉल की मुकम्मल रेंज है। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे खुशबूदार भी है, जरासीम कुश भी है और तमाम ऐसी सरफेसेस के लिए जिनको आप ये समझते हैं कि आप साफ़ करना चाहें। आजकल मेरे घर में यकीन कीजिए जो कपड़े धोए जाते हैं, मैं वॉशिंग मशीन के अंदर खुद 2 कैपफुल्स ऑफ डेटॉल सोल्यूशन भी डालता हूँ। आपके कपड़े भी तो मैले होते हैं, दुनिया के सामने आते हैं, लोग उनको हाथ लगाते हैं, तो धुलाई के पानी में भी थोड़ा सा डेटॉल इस्तेमाल कीजिए, बेइंतहा अच्छा रहेगा। मैं आज हाथ आपके सामने इसलिए धो रहा कि मैंने हाथ इस वक्त से पहले धो लिए क्योंकि मैंने अब अपने बावर्ची खाने की तरफ जाना है। मगर आज आप किसी भी बावर्ची खाने की तरफ जाएं, किसी भी इफ्तार की मेज़ की तरफ जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पकौड़े, समोसे, दही भल्ले या चाट हो या ना हो, वहाँ पे मिचल्स की टमाटो केचप होती है। तली हुई कोई भी चीज़ का लुत्फ़ ही तब दोबाला होता है जब उसके साथ मिचल्स की टमाटो केचप हो। और आप जानते हैं कई बच्चे तो चीज़ें खाते इसलिए हैं कि टमाटो केचप मिलेगी। एक ज़माने में मुझे याद है कि बच्चों को बहुत मना किया जाता था कि गला ख़राब हो जाता है। ऐसी कत्तन कोई बात नहीं, मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ आपको। अगर मिचल्स की टमाटो केचप है तो उसमें बेहतरीन टमाटर हैं जो मिचल फार्म्स के हैं। बस उसमें कोई रंग या और चीज़ें नहीं हैं, अरारोट और आलू और इस तरह की चीज़ें और सिरके और तेज़ाब और कपड़े रंगने वाले रंग, कत्तन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। केचप एक मैंडेटरी चीज़ है हर घर में, इसलिए बेहतरीन मेक की काबिल एतमाद मिचल्स की केचप इस्तेमाल करना ही अक्लमंदी है। और जब इफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद एक सेकंड यही रुक जाना। हुमा, मैंने एक बात तुम्हें कहनी है, खाना परोसना भी एक आर्ट होता है। रुक जाइए, मैं चाय का बता के आ रहा हूँ। इफ्तारी के बाद थकन को भगाने के लिए और एनर्जाइज अपने आप को करने के लिए मीज़ान की चाय इस्तेमाल कीजिए। ये ऐसी पत्ती है कि जब पीने वाला प्याली उठाता तो कहता है कि हर प्याली दिल वाली है, और अगर बना के देने वाली भी दिल वाली हो तो समझिए 2 दिल हैं, एक मीज़ान के, एक उसका। मैं जो बात आपसे कह रहा था, और समझिए हुमा, जब इतनी प्यारी खिली हुई खड़े मसाले की एक हांडी पके तो उसे छोटे से बैजवी डोंगे में नहीं डालते। जिस चीज़ में खाना पकाया है शेर साहब, ਉਹਦੇ 'ਚ सर्व करो। खुदा दी कसम, ਹਾਂਡੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਂਡੀ ਵਰਤਾਨ ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫੌਰਨ ਸਰਵ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖੜਾ ਮਸਾਲਾ ਪਕਾਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇਹ ज़्यादा खान का मज़ा है या ये चो खान का मज़ा है? हुमा, देखो तुम्हारी तरबियत में कुछ कमी रह गई है, मेरे साथ चंद और रोज़े गुजारोगी ना तो ये कमी पूरी हो जाएगी, मैं तो यही बताऊँ। आपके शागिर्दी में आ चुके हैं बेटा जी, मैं बताऊँ आपको, हर वक्त दूसरे को थोड़ी सी हिदायत दो। आखिर हमें भी तो किसी ने दी। ख़वातीन हज़रात और नबिया, समझिए ज़रा, ये तनकीद नहीं है, ये मशवरा है। बिल्कुल पहली बात है, मशवरा दुनिया की बेहतरीन चीज़ होती है। अच्छा जी, खड़े मसाले का बीफ बनाया है और इसकी बहुत बड़ी खूबी मैं हुमा से भी पूछता हूँ। हुमा ने 7 हड्डियों वाला गोश्त, भैया जो हड्डियों का रस और रोगन निकलता है वो महज गोश्त में नहीं है और जायका इस चीज़ का होता है। अच्छा ये बताइए, बीफ किस हिस्से का इस्तेमाल किया? पुट ली है मैंने, पुट, बीफ की पुट ली है, बैक चॉप्स, बिल्कुल, और उसको मैंने छोटा क्यूब्स में कटवा लिया था। बहुत हड्डी के साथ ही उसको आपने नॉर्मली करते ही हैं कि वो उतार देते हैं गोश्त साइड से और वो हड्डी अलग कर देते हैं ताकि आपने शायद पुलाव में यूज़ करनी है, लेकिन आपने कहना है जी बहुत ज़्यादा उसको बारीकी से साइड से नहीं उतारना। ठीक है। साथ ही उसके जो है आपने गोश्त कटवाए क्यूब्स में। जो सब्ज़ी है उसमें प्याज है, टमाटर है, लहसुन है,
ادرک ہے، سب چیزیں جو ہے وہ میں نے تھوڑی رف کٹنگ میں لی تھی. جس طرح پیاز ہے اس کو 1/4 کاٹ لیا تھا، ٹماٹر کو بھی 1/4 کاٹا تھا، ادرک کو بھی اسمال چنکس میں، اور جو لہسن تھا وہ تو آپ نے ثابت ہی استعمال جوے پورے کے پورے ڈال پورے جوے استعمال کرنے. سب سے پہلے میں نے مکھن اور گھی دونوں، آئل دونوں استعمال کیے. جو ہمارا کشمیر آئل ہے، کشمیر بالکل. اور آج ہم نے کشمیر کا پریمیم گولڈ، کشمیر کی ایک رینج ہے پوری. خواتین حضرات میں آپ کو ذرا دکھا دوں کہ جو پریمیم گولڈ ہے اس کے اندر سن فلاور آئل ہے اور اتنا عمدہ اور لائٹ پکتا ہے. اور خاص طور پر اگر مکھن کو ساتھ پکانا ہو تو پھر کشمیر کا پریمیم گولڈ بہترین کمبینیشن. بالکل. اور میں نے ایکول مکھن اور آئل لے لیا تھا تاکہ چونکہ بٹر میرے پاس کلیریفائڈ نہیں تھا تو اس کے اندر ہی جب وہ گرم ہوا میں نے ساتھ میں ثابت لہسن اور ادرک جو تھی وہ ٹکڑوں میں کٹے ہوئے ڈال دی. جب وہ براؤن ہونے لگی میں نے ساتھ ہی پیاز ایڈ کر دی. تھوڑا سا اس کو ٹینڈر ہونے کے بعد میں نے ٹماٹر ایڈ کیے. گوشت جو ہے میں نے علیحدہ سے ثابت گرم مسالے ڈال کے گلا لیا تھا. بہت عمدہ. اور جب وہ تھوڑا سا مسالے کے ساتھ ہی میں نے گوشت جو علیحدہ سے یخنی بنا لی تھی اس کی یخنی کے ساتھ میں نے گوشت دونوں چیزیں اس میں ایڈ کر دی. دردڑا ہوا جو ہے دھنیا ثابت وہ میں نے ساتھ میں استعمال کیا. آپ اس کو تھوڑا سا سوتے کریں، بیلن کے ساتھ جو ہے اس کو پیس لیں. آپ نے اس کو کسی بلینڈر وغیرہ میں نہیں پیسنا. اسی طرح جو ہے میں نے زیرہ ایڈ کیا اس کے ساتھ اور صرف جو ہے دڑا مرچ استعمال کی ہے، ساتھ میں کالی مرچ استعمال کی ہے. نمک ٹیسٹ کے مطابق استعمال کیجیے. ثابت ہری مرچیں ڈالیے. جی شیخ صاحب میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. جی فرمائیے سر. یہ کھڑا مسالہ جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دے دیں آپ. سر بالکل یہی کریں گے. اس کو میں تو بٹھا رہا ہوں اس ڈونگے میں، حالانکہ میں نے منع کیا تھا مگر سوچا کہ پہلے کٹ کے تانوں نال دینا سے رکھ لما مگر وہ ایتھے کچھ نہیں جی بچدا. میں نے نہیں پتا تسی کیوں کھڑے کیونکہ مسالہ بھی کھڑا ہے. اچھا جی. اس کے ساتھ ٹوٹی فروٹی چاٹ بنائی ہے میں نے. بہت ہی مزے مزے کے فروٹس ہیں اویلیبل. اسٹرابری آئی ہوئی تھی، اس کے علاوہ ہنی ڈیو میلن گرما تھا جی، امرود آ چکا ہے، سیب ہے، کیلے ہیں، انگور آ چکے ہیں. سب چیزیں میں نے استعمال کی ہیں. مگر ٹوٹی فروٹی یہ تب ہوئی جب اس کے اندر ایک خاص چیز ڈالی گئی. آپ یہ سبز اور سرخ ٹکڑے دیکھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اشرفی کا مربع. اور اشرفی یہ کوئی سونے کی اشرفی نہیں ہوتی، یہ اشرفی ہوتی ہے پیٹھا جس کو فوڈ کلر دے کے یہ 2 رنگ کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے مربع بنا لی. مربع بنانے کی ٹوٹی فروٹی چاٹ. خواتین و حضرات، اپنے نوجوانوں کو علم اور جنرل نالج کی کسوٹی پہ پرکھنے کا مرحلہ آ گیا ہے. ہر روز آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ، مگر آج کے کنٹیسٹنٹ مجھے بے انتہا روشن چہرے اور لگتا ہے کہ تیاری بڑی اچھی ہے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہیں عبداللہ جن کا تعلق ہے اسپائر کالج لاہور کیمپس سے. اس کے بعد ہمارے ساتھ کھڑے ہیں شہروز جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان سے. اور آخر میں ہمارے ساتھ کبیر ہیں جو یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور سے آئے ہیں. خواتین حضرات، ہم پہلے کوئز کریں گے اور اس کے بعد روح افزا کا سیگمنٹ کریں گی ہما. تو سب سے پہلے سوالوں کا سلسلہ آپ شروع کیجیے. جی ہاں جی. اور سب سے پہلے سوال عبداللہ میں آپ سے کروں گی. مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستان میں ریلوے کا سب سے لمبا روٹ کون سا ہے؟ پشاور سے کراچی. اچھا جی. یہ بتائے گا پاکستان کے ریکارڈ ہولڈر پائلٹ لیجنڈ ایم عالم کا پورا نام کیا تھا؟ محمد محمود عالم. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ پانی پت کی پہلی جنگ کا آغاز کس سن میں ہوا؟ پاس. ڈاکٹر صاحب. پوری ہوش ہے بالکل، کوئی پریشانی میری بات تو نہیں. اچھے جواب دیے آپ نے. یہ مجھے بتائیے بلٹ ٹرین سب سے پہلے دنیا کے کس ملک میں چلی؟ بلٹ ٹرین کا مطلب یہ ہے گولی کی رفتار سے چلنے والی ریل گاڑی. سب سے پہلے دنیا کے کس ملک میں چلی؟ جاپان. ویری گڈ. یہ بتائیے کیمونو ایک لبادہ ہے، کیمونو ایک لبادہ ہے، ایک لباس ہے، اس کا تعلق کس ملک سے ہے؟ پاس. یہ بتائیے اگلو ایک رہنے کی جگہ ہے. اگلو آئس کریم کے علاوہ ایک رہنے کی جگہ بھی ہے. اگلوز میں عموماً کس ملک میں لوگ رہتے ہیں؟ ناروے، فن لینڈ، اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہوتے ہیں. بیٹا ناروے میں جاؤ گے نا تو وہاں بڑے عمدہ گھر بنے ہوئے ہیں. ایسے بری حالت نہیں ہے ناروے کی. نالے ہوتے پاکستانی پائی پہنچ گئے ہیں سر. آپ نے تو وہاں جا کے پرفارم بھی کیا ہوگا. کبھی اتنے اگلو دیکھے؟ نہیں سر نہیں ہے بیٹا. مگر اس سے بہت پہلے نارتھ پول کی طرف اگر آپ جائیں. آپ کے سوال کا جواب غلط ہوا. اگلے سے سوال پر سے پوچھیں. اچھا جی. آپ ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان پنجاب کا دروازہ کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ اٹک. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا لینڈ آف وائٹ ایلیفینٹس کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ ساؤتھ افریقہ. غلط جواب ہوا. یہ بتائے گا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کب وجود میں آئیں، کب قائم کی گئیں؟ 1949. غلط جواب ہوا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خاتون گورنر کا نام اگر آپ کو یاد ہو؟ شمشاد اختر. ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیے ذرا ہوش سے میرا جواب دیجیے گا.
कि बू तुराब जी। किसकी कुनियत है, किस बुजुर्ग तरीन हस्ती की कुनियत है बू तुराब? मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम। वेरी गुड, कोई इंतहा उम्दा आपने ये बताई मुझे बात। ये बताइए कि मौला अली की सैयदा कायनात के अलावा एक और ज़ौजा हैं जिनके बेटों ने सरफराज किया है अपनी माँ और बाप दोनों का नाम, उनका नाम अगर मुझे बताइए, जिनके साहबजादे शहजादा गाजी अलमदार हैं। हजरत उम्मे बनीन वेरी अलैहिस्सलाम। Well गुड। done. अब ये बताइए, उम्मे बिनीन उनका नाम है या उनकी कुनियत है, उम्मे बनीन कुनियत है उनकी, और उनका असल नाम क्या है? माजरत। आप याद रखना कि इस नेक बीबी का असल नाम फातिमा था। जब आई हैं मौला अली के घर में तो दो शहजादे अपनी माँ को खो के यतीम थे, किसी ने उनका नाम लिया फातिमा, तो दोनों तड़प के उठे और कहने कि शायद मेरी माँ को पुकारा जा रहा है। उस दिन से इस बीबी ने कहा, आइंदा मेरी वजह से ये शहजादे तकलीफ में कभी भी नहीं, मेरा नाम ना लिया जाए। आज तारीख में वो उम्मे बिनीन के नाम से, यकीन कीजिए पता नहीं इस नाम को, इस जज्बे को सुन के क्या दर्जे शौक को मिले होंगे। जी नेक्स्ट वन। जी अगला आपसे पहला सवाल ये है, बताइएगा कि पाकिस्तान के पहले वजीर खजाना का नाम? गुलाम मोहम्मद। ठीक है, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले कौन सा रॉकेट लॉन्च किया और किस सन में किया, अगर आपको याद हो? गाजी रो। ठीक है, हाँ जी गाजी। गलत। पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा जबानें बोली जाती हैं? पंजाब। बलूचिस्तान। सही कह रही हैं, बलूचिस्तान में सबसे बोली जाती हैं। अच्छा जी, अब आप तैयार हैं? बिल्कुल जी जी बिल्कुल। बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, हमारा मकसद आपको कामयाब करना है और आपको सिर्फ कुछ चीज़ें यहाँ से दे के भेजना है। ठीक है जी, मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये बताइए, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना तालीम और पेशे के एतबार से क्या थी? वकील। गलत। बेटा, अपनी मिल्लत की माँ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। मादर मिल्लत बाकायदा ट्रेंड डेंटिस्ट थी, याद रहेगा, दंदान साज थी, डॉक्टरी के बहुत नज़दीक है। अगला सवाल आपसे मैं करता हूँ, मोहट्टा पैलेस की वजह शोहरत क्या है? मोहट्टा पैलेस की वजह शोहरत क्या है? अच्छा, मोहट्टा पैलेस कराची में वाक़ एक पैलेस है जो कि कायद आज़म की रिहाइश का थी। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला सवाल मुझे बड़े सोच समझ के बताइएगा, बाबा ए कौम हजरत कायद आज़म की बेगम साहिबा का नाम बताइए। उनकी 2 शादियां हुई थी, दोनों में से कोई एक खातून का नाम बता दीजिए। बहुत आसान है। पास। आखिरी सवाल कर जी जी। और आखिरी सवाल मैं करने लगा हूं अपनी प्यारी बेटी नबीहा से, और नबीहा इसलिए कर रहा हूं कि उसमें एक रम्ज है छोटा सा। आपने फरमाइश की अभी शेर साहब से कि एक ऐसी नाज शामिल कीजिए, तू कुजा मन कुजा, इसका शायर कौन है? मुझे शायर का इसीलिए मैंने इल्म पूछा नहीं कि है। अगर मेरी बच्ची को नहीं पता तो शायद आप में से बहुत सारे लोग ना जानते हो। आज 400 ये नात कवाली के अंदाज में पढ़ी जा रही है और इसके शायर हैं जनाब मुजफ्फर वारसी साहब। सर जी, हकदार को हक देना कोई बुरी बात है? बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आप मेरे से पूछे बगैर भी बता सकते थे। नहीं, लेकिन बेटा जी किस्सा ये है कि तुमने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हम आपको उस्ताद मानते हैं। बेटा जी, शागिर्दी का क्या रुतबा है ये तुम्हें क्या पता। हमारे यहाँ और हमारे यहाँ जिसका मुर्शद ना हो, जिसका उस्ताद ना हो, उसको हम बेमुर्शदा बेहदैता कहते हैं। ये बात है। आइए जी, बजर राउंड की बजर जाने राउंड बढ़े करते हैं। और बजर राउंड में आप लोगों ने क्विकली जवाब देना होगा। ठीक है, पहला सवाल आपके लिए ये है, हाँ जी, ये बताएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किस सन में हुआ? 1948। ठीक है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट का नाम? यूसेन बोल्ट। करेक्ट। व्हेल मछली कितनी रफ्तार से तैर सकती है? पास। दुनिया का सबसे बड़ा किला कौन सा है? लाल किला। डॉक्टर साहब, नहीं, लाल किला। गलत जवाब दिया बेटा आपने। गलत जवाब। अच्छा खैर, अब जल्दी से सुनिए, मैं आपके अपने इलाके के सवाल करता हूँ। ठीक है जी। सर, मुगलों में एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसका नाम है शहनशाह अकबर, उनके महाबली कहा जाता है। शहनशाह अकबर की पैदाइश पाकिस्तान के किस इलाके में हुई? नहीं पता तो कोई बात नहीं। शहनशाह अकबर के बारे में अगला सवाल पूछूं या ना पूछूं? उनके वालिद का नाम बताइए। शहनशाह अकबर के वालिद का नाम बताइए। इन्हें अकबर द ग्रेट कहा जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स टू रूल द सब कॉन्टिनेंट। इनके वालिद का नाम पता है आपको? तो शहनशाह हुमायूं। ठीक है, अगला सवाल करें आपसे। जी, आप बजर इस पे बजा दीजिएगा, खुदारा प्लीज समझ आई मेरी बात की। ये बताइए, कौन सी मुगल शहजादी ऐसी है जिसका मज़ार पाकिस्तान में है और चौबुर्जी के करीब है? मैंने इशारा भी आपको कर दिया कि चौबुर्जी के करीब है।
सर मुगल शहजादियाँ बेचारियाँ हैं ही कि नहीं आसान? नहीं पता आपको? शहजादी ज़ेबुन निसा, ठीक है। अगला सवाल करें आपसे? अच्छा जी, आपसे एक और सवाल, मैंने ये मेरी बात समझिएगा और मेरी बात को गौर से समझिएगा। ये बताइए, मौला अली और सैयदा कायनात की एक साहबजादी हैं जो दुनिया और ज़माने और कायनात में मुमताज़ हैं, उनका नाम सैयदा ज़ैनब सलाम। वाह, वेरी गुड। देखिए जी, अब इसके बाद हमारा बजर राउंड ख़त्म हुआ और बड़ी खुशाइन चीज़ पर ख़त्म हुआ कि कम से कम आपको उनका नाम तो पता है कि जो आपकी शफात के जिम्मेदार होंगे। और मेरे ख्याल में आज हम अगर अनाउंस करते हैं कि बिल्कुल हमारे अनाउंस कौन से करते हैं जी। शहरोज के पॉइंट्स सबसे ज्यादा हैं, तो शहरोज आप आइएगा। और शहरोज जब तक ये इनाम यहाँ से ले रहे हैं, और रूह अफ़ज़ा का आज एक हैम्पर भी आपका इंतजार कर रहा है जो वहाँ पे पड़ा हुआ, अगर कैमरा दिखाए तो यकीन है कि उसमें रूह अफ़ज़ा की बोतलें हैं, और जाके बनाइए। और अब हमें हुमा जाते जाते रूह अफ़ज़ा का झटपट सेगमेंट करके दिखा, अभी नहीं है भाई, थोड़ी देर बाद है। वक्त मौजूद है, अभी बाकी है ब्रेक के बाद। बहुत मेहरबानी जी बेटा, बहुत मेहरबानी। ये लीजिए। और इसके साथ ही चलते हैं ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रूह अफ़ज़ा का झटपट किचन भी होगा, साथ रहिएगा। की तरफ भेजा और फरमाया, देख मजलूम की दुआ से बचे रहना, क्योंकि उसको अल्लाह तक पहुंचने में कोई रोक नहीं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक मर्तबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं, और ये वो खूबसूरत सेगमेंट होता है जब हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और कल के टॉपिक से हुस्न अखलाक पर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के अखलाक पर हमने बात की, और जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं, खोलते हैं, तो अगर हम इसका बिल्कुल बीच देखें तो बड़ी प्यारा मैंने इसका मफहूम पाया कि और अपने लहजे में नरमी इख्तियार करो, नरमी से बोलो ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। और ये एक ऐसा लहजा है जिससे अगर हम अपना लें तो मेरे ख्याल से हमारे आज के दौर के माशरे के भी बेतहाशा मसले जो हैं वो पैदा ना हो, वो ख़त्म हो जाए। तो इरफानी साहब बताइएगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा कैसा था? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, मैं एक बात पहले गुजारिश करता हूँ कि साबका अंबिया ने अपनी नबूवत की दलील में अपने मोजज़ात पेश किए हैं। हर नबी के पास कोई ना कोई मोजज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ज़ात हैं कि जिन्होंने अपनी नबूवत की दलील में अपनी साबका ज़िंदगी पेश की। वाह वाह, जो आला तरीन इखलाक का मज़हर थी। यानी 40 साल की उम्र मुबारक, उसमें बचपन भी है, लड़कपन भी है, नौजवानी भी है, जवानी भी है, और 40 साल की उम्र मुबारक ये कि एक ढलती उम्र शुरू हो। जी हाँ, कि कोई लम्हा और उनसे कोई गोशा छुपा हुआ नहीं है। ये ज़िंदगी का पेश करना, अपने रोज़ व शब पेश करना, इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है, वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं, बेहतरीन अखलाक पर आप बनाए गए, तख्लीक किए गए हैं। अब उसमें देखा जाए तो जिस तरह से तबलीग के हवाले से कुरान मजीद में इरशाद है, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छे तरीके से, अच्छे वाज से उस तरफ बुलाइए। वजादिल बिल्लती हिय अहसन, यानी एक ये जो फिक्रा कह ले कि है कि जादिल बिल्लती हिय अहसन, अगर कोई बहस मुबासा हो जाए तो बड़े खूबसूरत तरीके से, यानी उस बहस मुबासे को लड़ाई में नहीं तब्दील करना, उस बहस मुबासे को एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए इस्तेमाल करना है। सही। ये एक, और फिर उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक अगर देखा जाए, मैं आखिर की बात पहले कहूँगा कि जब फतह मक्का हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फातिहाना दाखिल हुए और ये बात इरशाद फरमाई कि आज क्या मामला होगा, कैसे बचोगे। तो लोगों ने कहा कि आप अच्छे भाई हैं, अच्छे भाई के बेटे हैं, हम आपसे बेहतरी और भलाई की उम्मीद तवक्को करते हैं, उम्मीद रखते हैं।
تو ارشاد فرمایا کہ لا تسریب علیکم الیوم، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تسریب علیکم الیوم، جاؤ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تمہاری تمام تر خطائیں معاف کر دی گئی۔ جس ذات بابرکات نے وہ خطائیں معاف کر دی، وہ ایذائیں معاف کر دیں، وہ تکلیفیں معاف کر دیں جن کی وجہ سے اس شہر مبارک کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور جس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مکہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ یہ اس کا، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو مکی زندگی جتنی بھی ہے اس میں جو تبلیغ ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، دین کی تعلیمات کی طرف راغب کرنا ہے، اور اس میں ایک یہ شاید دیکھیے کہ عربوں کے بارے میں ایک یہ کہ یہ اکھڑ قوم ہے، جلدی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، اور پھر یہ کہ جن طریقوں پر وہ نسلوں سے چلے آ رہے تھے اس میں بالکل کٹ لگ جانا، اس کی مخالفت ہونا، اور ان کا ابو جہل کا یا باقی لوگ جو تھے ان کا دلیل یا ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، کہ جب وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے ہیں کہ جی جو ہم سے کہتے ہیں جہاں شادی کرنی ہے وہ ہمیں بتا دیں، مال و دولت چاہیے، گھر بار چاہیے، کیا سرداری چاہیے، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ اچھا سر، مجھے جو بات آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے عرفانی صاحب، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اخلاق کی ایک بہت عمدہ مثال یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہو، آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا ہو، بدسلوکی کی ہو، آپ ان کو دل سے معاف کر دیجئے اور بدلہ لینے پہ نہ آ جائیے۔ حضور اچھوں کے ساتھ تو ہم اچھا کرتے ہی ہیں، ہم میں سے اچھا وہ ہے جو بروں کے ساتھ اچھا کرے۔ یہ واقعتاً عمدہ اخلاق کی ایک مثال ہے۔ قرآن پاک میں کتنے خوبصورت جملوں کا استعمال کیا گیا جہاں پر میاں بیوی کی بھی بات آتی ہے اور علیحدگی کی بات آتی ہے، تو ایک جملہ جو کہ میری نظر سے گزرتا ہے کہ اور احسن طریقے سے اپنی راہیں جدا کرو، وہاں پر بھی تکرار کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ میں اس حوالے سے اخلاق کے حوالے سے کہ سفر طائف کہ کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، اور جس طرح سے روایات میں ہے کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے، بالکل، کہ جبرائیل امین آئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مجھے حکم ملا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شہر کے رہنے والوں کو ان دو پہاڑوں میں پیس دوں۔ بالکل، پہاڑوں کے فرشتے کو کہو، بالکل فرشتے کو یہ کہ ان پہاڑوں کے درمیان اس پوری بستی کو پیس دوں، کوئی بھی فرد زندہ نہ بچے۔ منع فرما دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں تو کلمہ کو ہو سکتی ہیں۔ بے شک۔ یہ، اور پھر دیکھا جائے تو جس طرح سے معاملات ہیں کہ آپ 8 سال کی عمر مبارک سے حضرت ابو طالب کے پاس رہے، ان کی کفالت میں رہے، کہ جب آپ علیحدہ ہوئے یا انڈیپینڈنٹ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں، ان سے مل کے ایک بات کہی کہ آپ کے بھائی میرے چچا ابو طالب نادار ہیں، کمزور ہیں مالی طور پر، تو ہمیں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ تو اس میں پھر جب لیا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اور حضرت عقیل کو، تو پھر ایک یہ شاید دیکھیے کہ یہ بھی یہاں سے، اور بالکل، اور جو آپ نے اتنی پیاری مثال دی جو طائف کا سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ایک مثال ہے ہمیں اپنے جو لہجے ہے اس میں نرمی اختیار کرنے کی، اپنے اخلاق بلند کرنے کی۔ بریک پہ جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو، ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے گا۔